हाँ जी, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए, बी और सी may supply services of the value not exceeding 10%। तो टोटल का कितने परसेंट आप सर्विस दे सकते हो? 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 lakhs विच एवर इज हायर। तो 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर तक की आपको क्या दे दी? सर्विस की। तो ये कोई एब्सोल्यूट सर्विस प्रोवाइडर को मिल जाएगा क्या? ये नहीं। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मुझे मिल जाएगा क्या? नहीं। सिर्फ किसको मिलेगा? जो गुड्स सप्लाई करते हैं उनको 10% तक की क्या परमिशन दे देगी? सर्विस सप्लाई करने की। 10% और 5 lakhs इसका एग्जांपल है, करते हैं। उसके बाद बता तो दिया था मोबाइल के बाद कि उनको थोड़ा सा बिजनेस चलाने के लिए क्या देनी पड़ती है? सर्विस। राम सेवक इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। राम सेवक तो मेनली किस में गुड्स एंगेज है? 3.37 गुड्स की सप्लाई में। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कौन से साल में? पिछले साल में। कितना था? 60 लाख। सिंस इज एग्रीगेट टर्नओवर डिड नॉट एक्सीड रुपीज 1.5 करोड़, पिछले साल में इसका टर्नओवर किससे ज़्यादा नहीं था? 1.5 करोड़ से। इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिट स्कीम। इन द करेंट ईयर ही कैन सप्लाई सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट पे कोई लिमिट नहीं है, रेस्टोरेंट वालों को तो वैसे ही कॉम्पोजिशन मिलता है। अप टू अ वैल्यू ऑफ नॉट एक्सीडिंग पिछले साल का टर्नओवर का 10%। पिछले साल का गुड्स का टर्नओवर या सर्विस का टर्नओवर? नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर। पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर गुड्स का देखो 60 lakhs का 10% कितना आएगा? 6 lakhs और 5 lakhs का हायर। तो वो कितने तक की सप्लाई इस बार कर दे तो भी चलेगा? 6 लाख। कितने तक की भी सप्लाई कर दे? सप्लाई मतलब सर्विस की सप्लाई कर दे। कितने तक की सर्विस की सप्लाई कर दे तो भी चलेगा? 6 लाख तक की सर्विस की। श्योर? गुड्स कहाँ लिखा हुआ है? यही तो मैं कह रहा हूँ। ये विद इन स्टेट का कोई बात नहीं है, लेकिन गुड्स कहाँ लिखा हुआ है? 10% ऑफ टर्नओवर का मतलब, टर्नओवर का मतलब तो सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स दोनों ही आएगा। तो कितने तक का कर सकते हैं? 10% तक का। और ये क्या था? ये कोई सर्विस प्रोवाइडर को छूट देनी थी, कॉम्पोजिशन में लाना था, या गुड्स वाले थोड़ी बहुत सर्विस प्रोवाइड करने पड़ती है उनको अपना बिजनेस चलाने के लिए, इसलिए था। गुड्स वाले को थोड़ी बहुत क्या करनी पड़ती है? सप्लाई सर्विस देनी पड़ती है, सप्लाई ऑफ सर्विस करनी पड़ती है, इसलिए था ये। ठीक है क्या? बोलो तो वो प्रोविजन समझ में आ गया तुम्हें? ये प्रोविजन समझ में आ गया? और ये अब समझ में आ गया सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1। मतलब सबसेक्शन 1 में जितनी सर्विस की परमिशन है, मैंने बोला था ना एक लिमिटेड एक्सटेंट तक की परमिशन है। और लिमिटेड एक्सटेंट क्या है? मतलब 5 लाख तक का तो कोई भी कर सकता है। अब आपका टर्नओवर बड़ा है तो क्या कर सकते हो आप? बोलो ना, आपका टर्नओवर पिछले साल में ज़्यादा था तो आप क्या कर सकते हो? 5 लाख से ज़्यादा। 5 लाख के टर्नओवर का 10%। अब मान लो मेरा टर्नओवर पिछले साल में 50 लाख था, तो 50 लाख का 10% कितना आएगा? 5 लाख। और 5 लाख का हायर कितना आएगा? मतलब 5 लाख ही हो गया। तो 50 से ज़्यादा वालों के लिए क्या हो जाएगा रूल? मैं अगर सीधी सी बात बोलूँ तो 50 से ज़्यादा वालों के लिए तो क्या है? टर्नओवर का 10%। और 50 से कम वालों तक के लिए क्या हो गया? 5 लाख। तो मान लो कि मेरा पिछले साल का टर्नओवर 2 करोड़ था, और मैं कितने तक की इस बार सर्विस सप्लाई कर सकता हूँ? कॉम्पोजिशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन कितने पर मिलता है? 1.5 करोड़ पर। 1.5 करोड़ से अगर ज़्यादा है पिछली बार का टर्नओवर तो पक्का। तो अगर मैं मोटे तौर पर बोलूँ तो दिस कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट फॉर सर्विस प्रोवाइडर, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बोलूँ तो, है ना? ये आप पढ़ लेना। अ पर्सन एंगेज्ड इन मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है? थोड़ी बहुत। मार्जिनल का मतलब क्या? थोड़ी बहुत। ये वही बात लिखी हुई है फंडामेंटली, और ये पढ़ के भले ही आप काट देना, वही लिखा हुआ है 10%। पक्का? अब इंटरेस्ट इनकम टू बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। इसका मतलब क्या है? पहले बताओ, इंटरेस्ट पर रुपए देना इज सर्विस और नॉट? क्यों है? मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें अपना रिसोर्स दिया, घर दिया, और तुम मुझे वापस क्या दोगे? ये मैंने तुम्हें अपना घर दिया, ठीक है? अब घर मैं दे नहीं सकता, मतलब तुम मेरे घर में रह रहे हो, और तुम मुझे घर तो वापस दोगे ही दोगे, घर तो मेरे को रिटर्न आएगा ही आएगा, प्लस क्या आएगा? रेंट।
तो अपना रिसोर्स यूज करने का मैं तुमसे क्या ले रहा हूँ, रेंट। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें क्या दूं, कैश ही दे दूं, कैश दे दूं मान लो 10 लाख का, तो तुम मुझे वापस क्या दोगे, मेरे 10 लाख तो दोगे प्लस इसका रेंट भी दोगे। उस रेंट को हम क्या बोल देते हैं, बस इंटरेस्ट बोल देते हैं। भाई मेरी कोई और चीज़ को यूज़ करने का जो रेम्यूनरेशन तुम मुझे देते हो उसको तो हम बोल देते हैं रेंट, लेकिन मनी के रेंट को हम क्या बोल देते हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो तुम मुझे दे रहे हो वो भी तो क्या है, सर्विस ही है। उस पर जीएसटी नहीं लगता, वो किस में लिखा हुआ है, एग्जेम्पशन में। किस इंटरेस्ट पर जीएसटी लगता है बताओ, बताओ किस इंटरेस्ट पर जीएसटी लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने मेरी फीस लेट दी, मैंने उस पर इंटरेस्ट लगा दिया, जीएसटी लगेगा या नहीं? अगर कोई और चीज़ की सप्लाई है, अगर कोई और चीज़ की सप्लाई है, उसकी पेमेंट डिले होती है, उसका जो इंटरेस्ट होता है उस पर जीएसटी लगता है। ये हमने सेक्शन 15 में पढ़ा था, वैल्यू ऑफ सप्लाई में। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, लेकिन किसका, डिलेड पेमेंट का कंसीडरेशन होना चाहिए। वो मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें गुड्स बेचे, तुमने मुझे क्या नहीं दी, पेमेंट टाइमली नहीं दी, तो मैंने जो इंटरेस्ट लिया उस पर जीएसटी लगेगा और वो उस ट्रांजेक्शन की वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। लेकिन अदरवाइज मैं तुम्हें रुपए उधार दूं, तुम मुझे क्या दो, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट सर्विस है, यस है, बट एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन में लिखी हुई है। मैं तुम्हें रुपए उधार दूं, तुम्हें बैंक उधार दे, मैं बैंक में एफडी करूं, बैंक मुझे दे, मैं बैंक से लोन लूं, मैं बैंक को दूं, तो इंटरेस्ट क्या है, एग्जेम्पशन में है, बट है तो क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस है। इंटरेस्ट एग्जेम्पशन में है बट है क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आप मुझे बताओ, मैं पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करना चाहता हूँ, आप मुझे बताना मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा। मेरा 25 लाख का तो गुड्स की सेल थी और 2 लाख मुझे इंटरेस्ट आया। एग्रीगेट टर्नओवर बताओ एज पर सेक्शन 26, 25 या 27, 25 या 27, लो 25 लाख तो क्या है, 25 लाख तो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, और 2 लाख क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस क्या है, इंटरेस्ट वाली, ये टैक्सेबल है और ये क्या है, एग्जेम्प्ट। एग्रीगेट टर्नओवर क्या आएगा, 27 ही तो आएगा, तो क्यों 25 बोल रही हो, कितना हो गया, 27। एग्रीगेट टर्नओवर कितना आएगा, 27 लाख, पक्का। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पापा का बिजनेस है, मान लो उनका टर्नओवर 1 करोड़ है, वो कॉम्पोजिशन लेंगे, ले सकते हैं, वो कॉम्पोजिशन लेना चाहते हैं। अब उनके पास इंटरेस्ट, अब 1 करोड़ का टर्नओवर है, उनके पास हर साल कुछ रुपए बच जाते हैं, उसका वो क्या करवा देते हैं, एफडीआर या बैंक डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट उनका बढ़ता जा रहा है हर साल, क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर साल कुछ सेविंग्स हो जाती है जिसको वो क्या करा देते हैं, बैंक में डिपॉजिट। हर साल क्या हो जाती है बच्चे, कुछ सेविंग्स हो जाती है जिसको वो क्या करा देते हैं, बैंक में डिपॉजिट। पक्का बोलो, समझ गए? तो हर साल सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और उनका इंटरेस्ट आता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उनका एग्रीगेट टर्नओवर। देखो समझना ध्यान से, मान लो मेरा 1.4 करोड़ का बिजनेस का टर्नओवर था और 11 लाख का क्या था, इंटरेस्ट था, तो मैं तो डिसएंटाइटल हो जाऊंगा, किससे, कॉम्पोजिशन से। तो इंटरेस्ट इनकम के ऊपर क्या बनाना पड़ा, उनको अलग से रूल बनाना पड़ा कि इंटरेस्ट को हम मानेंगे नहीं। इंटरेस्ट इनकम टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम्स। किसके लिए, एग्रीगेट टर्नओवर में से किसको छोड़ना है, इंटरेस्ट को। ठीक है, जनरली बिजनेस टेंड टू सेव एंड इन्वेस्ट मनी इन द फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, इन व्यू ऑफ द अबव, ऑर्डर नंबर 1/2019, ऑर्डर नंबर 1/2019, अगर आपको कोई बोले कि ये याद नहीं करना, तो मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट से ऊपर कोई है। ऑर्डर नंबर 1/2019 has been issued to clarify that the value of supply of exempt service, कौन सी, by way of interest deposit or loan, in so far consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account. सॉरी, कौन कौन सी, by way of extending deposit loans or advances। मैंने किसी को क्या दिया, डिपॉजिट दिया, किसी को क्या दिया, लोन दिया, किसी को क्या दिया, एडवांसेस, और उसके बदले में मुझे कंसीडरेशन में क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट और डिस्काउंट। जैसे बिल डिस्काउंट में जो होता है, पैसा कम मिलता है, वो क्या होता है, इंटरेस्ट की फॉर्म में होता है, बस इंटरेस्ट और डिस्काउंट। शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, किसके लिए,
फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ composition scheme in the second proviso of section 10(1). Under this proviso, a registered person opting for composition scheme may supply service other than restaurant of the value not exceeding 10% of turnover। और ये एक तो किसके लिए नहीं लेना, आप 10% तक की सर्विस सप्लाई, मान लो मेरा पिछली बार का टर्नओवर कितना था 70 लाख, तो मैं कितने तक की सर्विस इस बार प्रोवाइड कर सकता हूँ 7 लाख की, 10% और 5 लाख का आया तो 7 लाख की सर्विस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब मैंने सर्विस प्रोवाइड करी 6.9 लाख, 6.9 लाख तो क्या है कोई और 20 लाख इंटरेस्ट की, तो क्या मैं डिसएंटाइटल हो जाऊंगा? नहीं, इसमें नहीं लेना। और दूसरा क्या कह रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं लेना। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब पिछले साल का भी एग्रीगेट टर्नओवर जब देखेंगे तो उसमें भी नहीं लेना। तो एक तो आपको किसमें नहीं लेना, आप एंटाइटल्ड होंगे या नहीं, इसके लिए आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर किससे कम होना चाहिए, 1.5 करोड़ से। अब 1.5 करोड़ में क्या नहीं लेना, इंटरेस्ट की सप्लाई वाली सर्विस नहीं लेनी। दूसरा, अब पिछली बार का टर्नओवर आपका मान लो 1 करोड़ था, तो इस बार आप कितने तक की सर्विस सप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख की। उस 10 लाख में आपको इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करना, अदर देन इंटरेस्ट की सर्विस आप क्या कर सकते हो, 10 लाख तक का क्या कर सकते हो, बोलो, अदर देन इंटरेस्ट के अलावा आप क्या कर सकते हो, 10 लाख तक की अलग से सर्विसेज दे सकते हो। पक्का बोलो, नन्नी समझ गए क्या? Validity of composition levy, withdrawal from the composition levy by the taxpayer who ceases to satisfy any of the prescribed person। कब खत्म हो जाएगा composition levy, कब खत्म हो जाएगी? The option exercised by the registered person to pay amount shall remain valid so long as he satisfies all the conditions mentioned in the relevant sections and rules। For instance, the option to pay under the composition scheme lapses from the day on which his aggregate turnover exceeds। तो अगर उसका टर्नओवर ज़्यादा हो गया, या उसने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी, या उसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई कर दी, तो जिस दिन कोई भी कंडीशन वैलिड नहीं रही तब ये क्या हो जाएगा, खत्म। उसके बाद से उसको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर स्कीम में 9(1) में टैक्स देना पड़ेगा। 9(1) का मतलब क्या है, आउटपुट का कस्टमर से कलेक्ट करो और इनपुट का क्या लो, क्रेडिट। उसके बाद से उसको क्या देना है, बिल ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस फॉर एवरी टैक्सेबल सप्लाई मेड देयर आफ्टर। ठीक है, उसको ये अंडरलाइन करो। 7 days ऑफ अकरेंस में आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीमेशन देनी पड़ेगी विड्रॉल की। बोलो, कितने दिनों में इंटीमेशन देनी पड़ेगी? तो आज मान लो मैंने कोई कंडीशन ब्रेक कर दी, मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो मुझे 7 दिनों के अंदर अंदर क्या देना पड़ेगा, देनी पड़ेगी। ठीक है, पक्का क्या? विड्रॉल। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है, 1 मिनट, इसको छोड़ो। आसाम किस में था, स्पेशल स्टेट्स में था या नहीं? अगर आपको देखना पड़ रहा है तो दिक्कत ही है। तो फिर असम, J&K और ये तीनों क्या थे, भले ही स्पेशल स्टेट्स है लेकिन जी इस स्कीम के लिए नहीं है। बताओ मणिपुर किस में था, 75 लाख में। अब मेरा एक ऑफिस मणिपुर में है और एक ऑफिस किस में है, राजस्थान में। एक मणिपुर में है और एक किस में है, राजस्थान। मेरा टर्नओवर है 40 लाख, 40 लाख। क्या मैं कंपोजिशन ले लूँ क्या इस बार, 40-40? मणिपुर के हिसाब से सोचूं तो माई एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹75 लाख, बट राजस्थान के हिसाब से 1.5 करोड़। तो क्या मैं कंपोजिशन ले सकता हूँ? मेरी लिमिट 75 लाख चेक की जाएगी या 1.5 करोड़? क्यों? अच्छा बताओ, राजस्थान ऑफिस ले सकता है या नहीं, लेकिन मणिपुर वाला नहीं ले सकता। और एक नहीं ले सकता तो कोई भी नहीं ले सकता, एक नहीं ले सकता तो फिर कोई भी। भाई राजस्थान के हिसाब से मैं एलिजिबल हूँ, बट मणिपुर के हिसाब से मैं नहीं हूँ एलिजिबल, और एक इन एलिजिबल हो गया तो कोई भी। समझ गए ना? याद है ना कि एग्रीगेट टर्नओवर में आपको देख, अब एक पढ़ाया था मैंने कि अगर एक नहीं ले सकता तो फिर कोई भी नहीं ले सकता, याद है? तो इसलिए कोई भी नहीं ले पाएगा। तो मैं अगर सिंपल रूल बोलूँ, अगर आपका एक भी ऑफिस किस में है, 75 लाख वाले में है, तो आपके ऊपर लिमिट कौन सी लगेगी, 75 लाख। ठीक है, ये बात बतानी थी, अचानक से याद आ गई। बोलो,
अब इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी विड्रॉल की? शेल टेक इफेक्ट इफेक्टिव डेट फ्रॉम, यहाँ तक तो पढ़ लिया था ना कि 7 दिनों में इंटीमेशन देनी है। इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम शेल टेक इफेक्ट शेल बी द डेट इंडिकेटेड बाय इन द इंटीमेशन। इंटीमेशन की डेट से इफेक्टिव होगा या इंटीमेशन में दी गई डेट से? मैंने यहाँ पर क्या दिया? इंटीमेशन दिया, और ये कितने दिनों में दिया मैंने? 7 दिनों में। यहाँ मेरा टर्नओवर ज़्यादा हो गया था, तो मैं बोलूँगा कि इस दिन मेरा टर्नओवर क्या हो गया था? ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ इंटीमेट किया। तो इस दिन से ही क्या हो जाएगा? स्कीम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये स्कीम पिछले साल से, बैक डेट से इंटीमेशन आप नहीं दे सकते कि पिछले साल का टर्नओवर भी क्या होगा। बट सच डेट मे नॉट बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटीमेशन इज बीइंग फाइल्ड। मैं यहाँ पर इंटीमेशन फाइल कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ यहाँ ज़्यादा हो गया था, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद विड्रॉ हो जाएगा। तो पहले बताओ ये इफेक्टिव डेट का चक्कर क्या है, क्यों ये कर रहे हैं कि इफेक्टिव डेट ये होगी? सुनो, या मैं विड्रॉ करना चाहता हूं, या किसी भी रीजन से मेरा विड्रॉ हो गया, 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो इस दिन कुछ स्टॉक पड़ा होगा मेरे पास, कुछ तो स्टॉक होगा ना मेरे पास, उसको मैं यहाँ बेचूंगा, तो यहाँ मैं आउटपुट जीएसटी पे करूँगा, तो मुझे उसका क्या मिलना चाहिए? क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं? जब मैं आउटपुट आगे पे करूँगा तो मुझे आउटपुट जीएसटी दे रहा हूँ, तो क्रेडिट तो मिलना चाहिए, भले ही मैंने उसको खरीदा कब है? इस पीरियड में। इस पीरियड में जो खरीदा उसका मैं क्रेडिट नहीं ले रहा था अभी तक, लेकिन अचानक से विड्रॉ हो गया और मैं आउटपुट दे रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या मिलना चाहिए? क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए। इसलिए इफेक्टिव डेट बहुत रेलेवेंट है। उस दिन का सारा स्टॉक हमें बनाकर जीएसटी डिपार्टमेंट को देना होता है कि इस पर हमें क्या लेना, आगे क्रेडिट लेना, इसलिए इफेक्टिव डेट का है रेलेवेंट। पक्का? बोलो, समझ गए ना? ये पढ़ लेना। और अगर क्या है, ये एक बार ये वाला एग्जांपल पढ़ लो, ये वाला एग्जांपल पढ़, फटाफट से पढ़ लो अपने आप से। अब मैंने कॉम्पोजिशन ले लिया था, लेकिन मैं एलिजिबल था ही नहीं। किस वजह से? मैं इंटरस्टेट सप्लाई करता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, या मेरा टर्नओवर ज़्यादा था, मैं कंसील करके कम करता था। तो क्या हो सकता है? डिनाइल ऑफ ऑप्शन टू पे अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम बाय द टैक्स अथॉरिटीज़। ठीक है, एक तो बात सुन लो, जीएसटी में असेसिंग ऑफिसर वर्ड यूज़ नहीं होता, असेसिव वर्ड यूज़ नहीं होता। वो किस में होता है? इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में असेसिव वर्ड की अलग से डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 में। जीएसटी में क्या नहीं होता? असेसिंग ऑफिसर या असेसिव वर्ड नहीं होता। जीएसटी में टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? प्रॉपर ऑफिसर, जिसके पास भी जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, एज रीजन टू बिलीव। तो जीएसटी में कभी भी क्या नहीं होता? असेसी। जीएसटी में क्या बोलते हैं? असेसी की जगह पर्सन या रजिस्टर्ड पर्सन यूज़ करते हैं, और असेसिंग ऑफिसर की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं? प्रॉपर ऑफिसर। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि मैं गलत तरीके से क्या ले रहा हूँ, कॉम्पोजिशन, तो वो मुझे क्या भेजेगा? शो कॉज नोटिस। और शो कॉज नोटिस के बाद क्या होगा? मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और उसके बाद में वो मेरे रिप्लाई को या तो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, और या फिर क्या करेगा? डिनाई कर देगा कि आपको कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। तो उसको लगता है कि अगर मैं गलत कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ, तो वो मेरे को शो कॉज नोटिस भेज के मेरे रिप्लाई को कंसीडर करके या तो अलाउ कर देगा या क्या कर देगा? डिनाई। ठीक है, और डिनाइल कहाँ से भी हो सकती है? रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी हो सकती है। जैसे उसने शो कॉज नोटिस का रिप्लाई यहाँ किया कि तुम्हें डिनाई कर रहे हैं हम, अब मैंने कंडीशन यहाँ ब्रेक करी थी, तो डिनाइल कहाँ से होगा? मेरे को यहाँ से होगा। भले ही वो ये नहीं कह रहा कि आज से आप कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते, कहाँ से कर सकता है वो? रेट्रोस्पेक्टिव डेट से। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव डेट किससे पहले नहीं होगी? जब मैंने रूल कहाँ ब्रेक करा? जैसे मैंने इंटरस्टेट सप्लाई यहाँ करी, तो इससे पहले भी नहीं होगी। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कर दो, जब मैंने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है वहाँ से, उससे पहले से डिनाइल नहीं होगी। ठीक है, पक्का? सेकंड आपको बता दिया, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पेन यूनिफॉर्मली होगी।
ये एग्जांपल पढ़ लेना आप होमवर्क में। ये भी आपको बता दिया कॉम्पोजिशन सप्लायर क्या नहीं कर सकता, क्रेडिट चेन में नहीं आएगा वो। और अगर आपने इरेगुलर अवेलमेंट किया है, सेक्शन 10(5) जो बचा हुआ था ना छोटा सा, वो क्या होगा, या आपने गलत तरीके से अगर अवेल किया है तो आप पर क्या लगेगी, पेनल्टीज। और प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 33 एंड 74 शैल बी एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं 10(5) नहीं करा। ये इलस्ट्रेशन कर लेना बस। ये कॉम्पोजिशन स्कीम तो इतनी है। अब किसके लिए कॉम्पोजिशन, इसको बोलते हैं क्या है लोग प्रैक्टिकल भाषा में, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर, जो आगे है। कॉम्पोजिशन स्कीम तो इतनी है। अब सर्विस प्रोवाइडर मेरे जैसे कह रहे हैं हमारी क्या गलती है, हमें भी तो दो। तो वो कहते हैं कि हमें क्रेडिट का बहुत बड़ा क्या होता है लो। सर्विस प्रोवाइडर को क्यों बाहर रखा गया था, तुम्हें बताया मैंने, क्योंकि उनको क्रेडिट मिलता नहीं था और उनका बहुत बड़ा आउटपुट लाइबिलिटी होती थी। वो कॉम्पोजिशन में आ जाएंगे तो गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा, लॉस। तो छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर इसने बनाए भी कौन से हैं, देखो ये क्या कर रहा है, कोई मीटर ठीक कर रहा है, ये कोई क्या कर रहा है, वेल्डिंग कर रहा है। तो छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर को कवर करने के लिए, छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर को कवर करने के लिए इन्होंने इनके लिए भी एक स्कीम लगा दी। और उसमें मैं मेनली क्या बातें रखी, उसमें सेम हो की वही बातें रखी है, ठीक है। उसमें मेन बात बस क्या रखी, 50 लाख तक के लिए। छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है, 50 लाख तक के लिए। और कितना टैक्स दे दो, 6%, ठीक है। मेरा जैसे अगर मैं हूँ, मेरा टर्नओवर किससे कम है, 50 लाख से कम है। अगर मेरा टर्नओवर कम है, कितना है, 40 लाख ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये स्कीम ले सकता हूँ। कॉम्पोजिशन तो आ ही नहीं सकती क्योंकि मेरा टर्नओवर सिर्फ सर्विस का है। कॉम्पोजिशन स्कीम में तो कितनी सर्विस परमिटेड है, 10% ऑफ टर्नओवर। मेरा टर्नओवर का 100% ही सर्विस ही है, तो मैं किस में आना चाहूँ तो आ सकता हूँ इसमें। लेकिन यहाँ लिमिट इन्होंने 1.5 करोड़ नहीं करी, यहाँ लिमिट सिर्फ कितनी रखी, 50 लाख। और रेट भी क्या कर दी, 6%, मतलब 3 + 3। इसमें कौन आ गया, ये देखो, ये लॉन्ड्री मतलब ये प्रेस कर रही है, ये क्या कर रही है, बाल सही कर रही है, ये कोई टायर वायर सही कर रहा है, ये कोई मैकेनिक है, इस तरह के छोटे लोग, उनके लिए। और बाकी लगभग शर्तें क्या है, सेम ही है। बाकी लगभग शर्तें क्या है, सेम है। तो इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। और उसके बाद में लेटेस्ट रिकैप्चुलेट मतलब